प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जो क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उसके लिए हम लोग हिस्ट्री का जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आप इसको जरूर याद कर लेना बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जो है ना 2 मार्क्स वाला जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा लगभग हम उसको देखने वाले, ठीक है। तो चलिए, विषय कोड आपका 321 रहेगा। टाइम जो है ना टाइम आपको मिलेगा जो बताएंगे, सेट कोड फिलहाल यही है ना। और टाइम इसमें आपको कितना मिलता है, टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। मगर प्यारे बच्चों, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके ना आप लोग नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका रात में इसी चैनल पे जो है ना 8 बजे क्लास होता है डेली। तो आप लोग क्लास जरूर किया करें प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए, डेली आप लोग क्लास करिएगा और नंबर वगैरह ले लीजिए। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 लिख के भेजना है, क्लास 12 आर्ट्स लिख के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास को। तो आइए बच्चों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है कि वेद कितने हैं, उनके नाम लिखे। तो देखो प्यारे बच्चों, उत्तर होगा कि वेद कुल 4 होते हैं, उनके नाम। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद, चौथा होता है जो ना अर्थवेद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे जो है ना बोला जा रहा है कितने नंबर, तो यहाँ पर 2 नंबर। अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए, किन्हीं 4 स्थानों के नाम लिखे। तो लिखना है कि अशोक के अभिलेख विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए। इनमें से प्रमुख 4 नाम ये हैं, जैसे कि आप दे सकते हो। पहला नाम लिखिएगा लक्ष्मणगढ़ जो कि राजस्थान में है, काजी जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दिबाल जो कि पाकिस्तान में है, और सोमनाथ जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर जो है 3 नंबर बोला, महाजन पदों में से किन्हीं 4 के नाम लिखे। तो लिखिएगा महाजन पदों में से 4 प्रमुख महाजन पदों के नाम। तो पहला लिख दीजिएगा मगध जिसका नाम पहले मतलब बिहार का ही नाम पहला मगध था। कौशल, वाणिज्य और अंग। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आपसे जो है 4 नंबर वाला, फाहियान कौन था, वह किस शासक के काल में भारत आया। तो फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था। वह चंद्रगुप्त जो है ना द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है 5वां नंबर, मुगल कालीन 2 सिक्कों के नाम लिखे। तो लिखना है मुगल कालीन 2 प्रमुख सिक्कों के नाम, पहला रुपया, दूसरा जित्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे 6ठा नंबर बोला जा रहा है, तोडरमल कौन था। तो देखिएगा तोडरमल जो है ना प्यारे बच्चों, तोडरमल अकबर का प्रमुख मंत्री था और उसने भूमि पर यानी कि राजस्व प्रणाली का सुधार किया था। वह राजस्व व्यवस्था में बहुत दक्ष था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना 7वां नंबर बोला, ब्रजयान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर देखिएगा ब्रजयान बौद्ध धर्म की रक्षा शाखा है, जिसमें तंत्र साधना और मंत्रों का विशेष महत्व है। इसे जो ना वीर मार्ग भी कहा जाता है। इसमें साधक जो है ना विशेष ध्यान और मंत्रों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। जो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 8 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि कमल महल की 2 विशेषताएं लिखें, ठीक है। तो लिखना है बच्चों की विजयनगर में स्थित एक सुंदर महल है, जिसे कमल महल या फिर लोटस भी कहा जाता है। देखिए, इस महल का प्रयोग राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। यह एक जो ना प्रसिद्ध जो ना परिषदीय सदन था और यहाँ राजा अपने सलाहकार से मिलते थे। अगला क्वेश्चन मिलकर रहते थे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9 नंबर है, मंगल पांडे का संक्षिप्त परिचय देना। तो देखिए, मंगल पांडे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। वह भारतीय सेना के सदस्य थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन होता है 10 नंबर, गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलनों के नाम लिखे। तो पहला आंदोलन हो जाएगा नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था। दूसरा होगा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तीसरा है चंपारण आंदोलन जो कि पश्चिम चंपारण से शुरू हुआ था 1917 में। अगला होता है खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन होगा कि क्रिप्स मिशन के 2 सदस्यों के नाम लिखें। तो आपको लिखना है क्रिप्स सदस्यों मिशन के 2 प्रमुख नाम है, जैसे कि पहला लिख दीजिएगा सर स्टेफर्ड क्रिप्स और दूसरा लिख दीजिएगा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है। तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने भारत के विभिन्न हिस्सों को एकजुट किया और धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया।
आगे देखेंगे तो यहाँ पर होता है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। तो आप उत्तर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से कि भारत के विभाजन के उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। पहला लिखेगा ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने दोनों समुदायों के बीच मतभेदों को गहरा किया, इससे अविश्वास और दूरी बढ़ी। आगे दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा इसी में, मुस्लिम लीग ने यह महसूस किया कि हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थलों एवं उनके उत्खननकर्ताओं के नाम लिखे। तो लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम निम्न है। पहला लिख दीजिएगा हड़प्पा, और हड़प्पा का उत्खनन कौन करवाया था? तो दयाराम साहनी। दूसरा लिख दीजिएगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था रखलदास बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर आपसे बोला जा रहा है, मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखे। तो इसका उत्तर, तो बच्चों इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। तो पहला लिख दीजिएगा जो ना तोसाली, दूसरा पाटलिपुत्र, अगला लिख दीजिएगा तक्षशिला और तीसरा लिख दीजिएगा, चौथा लिख दीजिएगा उज्जैनी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने जो है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर बोला जा रहा है, आपसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो बोला ना, कुषाण शासक अपने नाम के आगे जो ना देवपुत्र की उपाधि क्यों लगाते थे? तो उत्तर हो जाएगा कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि इसलिए लगाते थे क्योंकि वे खुद को देवताओं का पुत्र मानते थे। यह उपाधि इस बात को दिखाती थी कि वे भगवान के द्वारा चुने गए और उनका शासन भगवान के आशीर्वाद से चल रहा था। इससे उनका जो है ना शाही अधिकार और ताकत दिखाई देती थी। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 17 नंबर बोला गया कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? तो उत्तर होगा एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ था। यह मंदिर एक ही बड़े पत्थर को खोद कर बनाया गया। इस मंदिर को बनाने के लिए पूरी चट्टान को नीचे से ऊपर तक काटा गया था ताकि मंदिर का पूरा रूप तैयार हो सके। यह निर्माण वाकई एक अद्वितीय और कठिन कार्य था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, किन्हीं 4 जो ना नए नागर संतों के नाम लिखे। तो देखिए नए नागर संतों के 4 नाम हो जाएगा कौन कौन सा? तो पहला हो जाएगा संत तुकाराम, दूसरा हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर, अगला हो जाएगा संत जो ना रामानुचार्य, अगला हो जाएगा संत महादास, तो इस प्रकार रामदास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो है ना 19 नंबर बोला जो ना रहत क्या है, यह किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी था? तो लिखना आप लोगों को कि रहत एक प्रकार का जल उठाने का यंत्र था जिसे बैल या ऊंट से घुमाया जाता था। यह यंत्र खेतों में पानी लाने के लिए इस्तेमाल होता था। किसान इसे नहरों या कुआंओं से जो ना कुआंओं से पानी खींचने के लिए उपयोग करते थे ताकि उनके खेतों की सिंचाई हो सके। इससे खेती में आसानी होती है और फसल अच्छी तरह होती थी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, जिन्स ए कामिल क्या था? उनके 4 उदाहरण दीजिए। तो लिखना है कि मुगल काल में जिन्स ए कामिल शब्द का मतलब था बेहतरीन फसलें। मुगल राज्य में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जिससे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ना जिन्स ए कामिल की बेहतरीन फसलें थी। आप देखिए उदाहरण लिख दीजिएगा, उदाहरण भी 4 पूछा आपसे। तो चीनी, तिलहन और दलहन, इस प्रकार से आप लिख देंगे। और एक उदाहरण तो यहाँ पे हो ही गया कपास गन्ना। तो 6 और 5 उदाहरण ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों। तो 21 नंबर है जो ना अबुल फजल ने किसे इंसान ए कामिल कहा था? तो उत्तर होगा अबुल फजल ने अकबर को इंसान ए कामिल कहा था क्योंकि वह एक आदर्श शासक थे। उनकी नीतियां न्यायपूर्ण और समान थी जिससे उनका शासन बहुत सफल और समृद्ध हुआ। अकबर में सभी अच्छे गुण थे इसलिए उन्हें यह उपाधि दी गई। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के कपास उत्पादकों को किस प्रकार प्रभावित किया?
तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कि उत्तर होगा कि अमेरिकी गृह युद्ध जो कि 1861 से लेकर के 1865 के दौरान अमेरिका के कपास की आपूर्ति बंद हो गई थी। इससे ब्रिटिश उद्योगों को कपास की कमी होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने भारत से कपास मंगवाना शुरू किया। इस कारण भारत के कपास उत्पादकों को अच्छा लाभ हुआ और भारतीय कपास का उत्पादन भी बढ़ा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपसे बोला कितना नंबर जा रहा है, 23 नंबर। जो ना विनोदानी दासी क्या कौन थी? तो उत्तर होगा विनोदानी दासी एक साहसी महिला थी जिन्होंने 1910 से लेकर के 1913 के बीच अपनी आत्मकथा यानी कि आमार कथा मेरी कहानी लिखी है। उन्होंने समाज की बंदिशों को चुनौती दी और अपनी पहचान बनाई। वह एक प्रभावशाली और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी जिन्होंने महिला स्वतंत्रता और शिक्षा के लिए काम किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला है 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ? तो उत्तर होगा आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में किया। बोस ने भारतीय सैनिकों से जुड़कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक सेना बनाई। इस सेना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। बोस ने इसे आज़ाद हिंद फौज नाम दिया और इसके प्रमुख नेता बने। आगे बढ़ते बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा आपका 25 नंबर। जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दलील क्यों की? कोई दो कारण देना है। तो पहले उत्तर लिखिएगा जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दो मुख्य कारणों से दलील दी। तो आप लिख देंगे इस प्रकार से लिखेंगे। पहला कारण होगा आदिवासियों का शोषण, दूसरा हो जाएगा समाज में भेदभाव। तो देखिए आदिवासियों का शोषण में लिखिएगा कि उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज को लंबे समय से शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ा है, इसीलिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। और अगला लिखिएगा समाज में भेदभाव। तो आदिवासियों के खिलाफ समाज में भेदभाव था जिससे उनके अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना आपसे 26 नंबर बोला कार्बन 14 विधि क्या है? तो देखिएगा तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। फिर जिस पदार्थ को कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, ठीक है, तो वह उतना प्राचीनतम माना जाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर बच्चों मौर्य काल से लेकर के मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का खास महत्व है। अभिलेख वे होते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी पर खुदे होते हैं और इसमें जो है ना इनमें शासक अपनी उपलब्धियां, कार्य और राजधर्म के बारे में लिखवाते थे। जैसे मौर्य काल अशोक ने भारत के कई हिस्सों में स्तंभों और शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए। इन अभिलेखों से हमें अशोक के धम्म मानवता की सेवा के विचार और उनके धर्म प्रचार के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे लिख दीजिएगा आप लोग कि अशोक ने इन्हीं अभिलेखों के आधार पर इतिहासकार D.R. अम्बेडकर ने जो है ना उनका इतिहास लिखने की कोशिश की। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों। तो 28 नंबर की हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? तो उत्तर लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि उनके इसके अंतर्गत विकसित और योजनाबद्ध नगरों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगरों में उच्च स्तर की नगर योजना और वास्तुकला देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा और नियोजित शहरी केंद्र था। यह नगर 2 भागों में विभाजित था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। और इसमें आपको लिख देना होगा जैसे कि दुर्ग यानी कि ऊंचा भाग, या छोटा और ऊंचाई पर स्थित था जो शहर की रक्षा के लिए था। दूसरा लिखेगा निचला शहर, या बड़ा था, या दीवारों से घेरा हुआ था। इसके अलावा लिख दीजिएगा इसके अलावा मोहनजोदड़ो में मकान ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे जो उनके नींव का काम करते थे। इस प्रकार नगर का निर्माण पहले नियोजित किया गया था और फिर उसे कार्यान्वित किया गया जिससे
या शहरी सभ्यता की विशेषता को दर्शाता है। आगे देखिए बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो के अनाजगढ़ विषय के बारे में लिखिए, यानी कि अनाजगढ़ का, ठीक है, अनान का मतलब अनाजगढ़ होता है। अथवा इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा, विशाल अन्नागढ़ पर टिप्पणी लिखे। तो दोनों क्वेश्चन का ना सेम उत्तर होगा। क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा और उत्तर आप लिखिएगा कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागढ़ मिला, इसमें 6 कमरे की 2 कतारें हैं और इसके जो है ना बाहर चबूतरे बने हैं, जो ना जहां अनाज सुखाया जाता था। यहाँ किसानों से लेकर जो है ना यहाँ किसानों से कर के रूप में अनाज एकत्र रखा जाता था। जब फसल खराब होती थी या उत्पादन कम होता था तो इस अनाज का वितरण नगरवासियों में किया जाता होगा। तो चलिए आगे आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार से लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों निम्नलिखित है। पहला हड़प्पा सभ्यता, जिसका उत्खनन दयान राम साहनी ने करवाया। दूसरा होगा मोहनजोदड़ो, इसका खनन राखावदास बनर्जी ने करवाया। तीसरा होगा लोथर, इसका उत्खनन जो ना SR राव ने करवाया। और तीसरा होगा कालीबंगा, इसका उत्खनन जो है ना इसका उत्खनन कौन करवाया, आप लोगों का तो कमेंट करना। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन तो और भी ज्यादा है, ठीक है, 1-2 कर लेते हैं, बहुत सारा जो भी है इंपॉर्टेंट है हम सारा करवा देंगे। आप लोग ना चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना और आपको आगे इसी प्रकार से सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट करना है तो बताना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छोड़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें तो उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। आप इस प्रकार से लिखेंगे, पहला, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। दूसरा लिखेगा, या इस सभ्यता के नगर जाल की तरह बसे थे, इसमें सड़कें एक दूसरे को सीधा काटती थी और पूरे नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अगला होगा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। और उस एक और क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, एक और बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखे। तो देखो, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, तो दोनों का उत्तर सेम होगा। तो उत्तर आप लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी और योजनाबद्ध थी। घर, सड़कें और नालियां एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थी। जैसे सड़कें सीधी एक दूसरे को काटती थी, वैसे ही नालियां भी एक दूसरे को काटती थी प्यारे बच्चे। तो नालियां भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घड़ों का पानी पहले गली या नाली में जाता था, वहां फिर से मुख्य नाली में चला जाता था। अगला क्वेश्चन होगा, जो ना पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा, खुदाई के दौरान जो चीजें मिलती थी अगर जो ना उनसे इतिहास के बारे में पता चलता तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। अगला देखो यहाँ पर जो ना आपका 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा 35 नंबर, उत्खनन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा, उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने जो ना टीले की खुदाई कर पुरानी हासिल की जाती थी। इसमें प्राचीन कालीन पुरावशेष जैसे कि अभिलेख, सिक्के, भवन, अवशेष आदि पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा 36 नंबर क्वेश्चन, बोला हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रों जैसी थी, जिसका मतलब कि इसमें चित्रों से बातें लिखी जाती थी। अभी तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया। इसकी एक खासियत यह है कि पहली लाइन दाईं से बाईं की ओर और बाकी लाइनें जो ना बाईं से लेकर के दाईं की ओर लिखी जाती थी। आगे देखिएगा 37 नंबर कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के विषय में लिखे। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर पक्की ईंटों से बना हुआ था। यह बहुत सुंदर है। इसके दोनों सिरों पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। चारों ओर छोटे छोटे कमरे भी हैं। यह स्नानघर शायद धार्मिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि भारत में धार्मिक रस्मों में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी यहाँ पर उपलब्ध होता था। बच्चों, आज इस क्लास में हमने टोटल 37 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है। आप इसे जरूर याद कर लेना, पेन कलम निकाल करके लिख लेना, और मैंने नंबर भी दिया, आप इस नंबर पे मैसेज करके ले भी सकते हो। PDF 98-355-16-710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजना, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर ओरिजिनल पेपर लीक वगैरह होता है बोर्ड एग्जाम का, तो उसका आंसर आप गूगल से भी डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना है मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ। वीडियो खत्म वगैरह हो जाए तो जाके एक बार चेकआउट जरूर आप लोग कर लेना। तो आप अपने
में गूगल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, गूगल को ओपन करके आप लोग क्या करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठू स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे। फिर आप लोगों को क्या करना है, मैं पहले से ही सर्च कर रखा हूँ, फिर आपको ऊपर करना है। फर्स्ट में आपके सामने मिठू स्टडी सेंटर का जो है ना ऑफिशियली वेबसाइट मिलेगा बच्चों, आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से थोड़ा सा ऊपर करना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे बच्चों, एक बार क्लिक कर लीजिएगा। फिर ऊपर करना है, यहाँ पर जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, क्लास 12 इस प्रकार से लिखा आपके सामने मिलेगा। आप इस पर जो है ना एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो थोड़ा सा ऊपर आप करेंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ऊपर आप करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने 3 डॉट का एक आइकन मिलेगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करके सर्च बार का आइकन है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना आपको। ठीक है ना, लिखना बिहार क्लास 12 इस प्रकार से आपको सर्च करना है। क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम लिखना है डायरेक्ट के बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम इस प्रकार से लिखना है, बोर्ड एग्जाम जो ना वायरल पेपर आपको इस प्रकार से लिखना है, वायरल पेपर प्रकार से आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, हम जैसे बता रहे वैसे कर लेना, आप मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में से समझा भी दूंगा कि कैसे करना है, इतना पहले सर्च कर मिल जाएगा प्यारे बच्चों।